भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम माध्यम है आप तक खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचाने का, और हम आज भी इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी हां, हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की खेती मुस्कुरा रही है, आगे बढ़ रही है, सफलता के नए आयाम छू रही है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान है आधुनिक मशीनीकरण का। जी हां, कई हमारे किसान इसे अपना चुके हैं, लेकिन कई अभी भी इसे अपनाने से थोड़ा घबराते हैं, और हमारे किसान इसके प्रति जागरूक हो, इसके लिए हमारी सरकार ने भी प्रयास किए हैं। जी हां, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे किसानों को इन्हीं सब पहलुओं पर जागरूक किया जा रहा है, और यही काम आज हम भी करने वाले हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी के जरिए। तो फिर आइए आज के हमारे सेगमेंट में आपको बताते हैं आधुनिक तकनीक यानी ड्रोन के बारे में। कृषि को समृद्ध बनाने के लिए तकनीकी ने खासा सहयोग दिया है, लेकिन अब भारत में तकनीकी का मतलब जरूरी संसाधन नहीं है, बल्कि अब तकनीकी के मायने है कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल करना। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट पेश किया गया, उसमें सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर खासा जोर दिया, और उसके बाद से ही भारत में ड्रोन के निर्माण और बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाई जा सकेगी, वहीं इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना संभव हो सकेगा। इससे समय की बचत होगी, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन किया जा सकेगा। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देगा कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी दूर हो सकेगी। अब सरकार इस ओर प्रयास तेज कर रही है कि किसानों को ड्रोन कैसे उपलब्ध हो, साथ ही किसान इससे फ्रेंडली कैसे हो, तो इसके लिए भी सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। भारत में 6 दिवसीय कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव किसान की भागीदारी प्राथमिकता के तहत भी किसानों को विशेषज्ञों की टीम ड्रोन के बारे में जानकारी साझा कर रही है। साथ ही ड्रोन के लिए जारी SOP की जानकारी व वित्तीय सहायता कैसे ले, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। हमारे देश में 86% से ज्यादा मझोले किसान हैं, ऐसे में उन्हें ड्रोन की सुविधा कैसे मिलेगी? इसके लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास, उनसे जान लेते हैं ड्रोन को खरीदने से लेकर उपयोग करने के लिए किन गाइडलाइन का पालन करना होगा। हालांकि सरकार की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार कर लिया गया है। इस SOP में कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के असरदार और सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश भी शामिल है। तो क्या है गाइडलाइन के अहम पहलू, जानते हैं। भारत में ड्रोन को कृषि में उपयोग करने की परमिशन कृषि मंत्रालय ने दे दी है, और उसके लिए DGCA और जो संबद्ध मंत्रालय हैं उन सब से भी परमिशन मिल चुकी है। तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि कृषि में ड्रोन की उपयोगिता की जाए। मैं लकी था इसमें, मैं इसके 2019 से जब ड्रोन पॉलिसी बनना शुरू हुई उससे समय से और अभी तक इससे जुड़ा हूँ, तो ये मेरे लिए पर्सनली हर्ष का विषय है। ड्रोन किसान भाई कैसे यूज करें और किस तरीके से इसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आपको जानने के लिए कि एक तो पॉलिसी अप्रूव हो गई है, उसकी SOP रिलीज हो गई है। अभी हमारी तरफ से 2 बातें हैं, एक कि अगर ड्रोन का पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए उपयोग करना है तो क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या SOP होंगी, और दूसरा ड्रोन का अगर न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए करना है
तो किस तरीके से होगा। किसान भाइयों, ये समझना जरूरी होगा कि, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कृषि में जो कार्य जिस समय होना और जितने कम समय में हो जाए वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, उसमें अप्लाई करने में कम पेस्टिसाइड लगेगा या कम केमिकल फर्टिलाइजर लगेगा और कम समय में इस काम को आप कर सकते हैं। तो आपके समय की बचत होगी, आपके इनपुट की बचत होगी और इस तरीके से आप एक प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि आपको पता है कि ड्रोन एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और महंगी टेक्नोलॉजी है। तो और आपको ये भी पता है कि 86% से ज़्यादा किसान भाई हमारे वो छोटे या मझोले तरह के किसान हैं। तो भारत सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ये डिसाइड किया है कि जो ड्रोन है उसमें हम सब्सिडी की घोषणा, और जो भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन की एक बड़ी स्कीम है जिसे हम SMAM कहते हैं, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। तो सरकार ने सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में ड्रोन को इंक्लूड किया है। तो जो सब्सिडी के डिफरेंट प्राविधान हैं उनको उसमें लागू किया गया है। ड्रोन का ये हमें पता है कि ड्रोन को इमीडिएटली लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, KVKs हैं, ICR के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको 100% ग्रांट इन एड की सहायता मिलेगी कि वो ड्रोन को ले जाकर के डिफरेंट क्षेत्र में डिमॉन्स्ट्रेट करें ताकि किसान भाई उससे अभ्यस्त हो जाएं, अवगत हो जाएं और ड्रोन फ्रेंडली बन सकें। नंबर 1। नंबर 2, ये किया गया है कि SMAM में अगर FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए सुविधा की गई है कि वो सब्सिडी मिलेगी उनको और वो ड्रोन को खरीद सकते हैं। इसी तरीके से अगर कस्टम हायरिंग सेंटर्स है उनको भी ये चीज सुविधा दी गई है कि वो ड्रोन पर सब्सिडी दी जाएगी और उनका ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो ये समझने की कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कैसे कर रही है। फिर आपके पास जब जो ये ऑपरेटर्स होंगे उनको ये जरूरी है कि वो ड्रोन से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं जो SOP में बताई गई हैं उनको फॉलो करें। DGCA से उसकी परमिशन का, ड्रोन जो बेचेगा उसका अपना एक स्पेसिफिक EIN होना चाहिए। ड्रोन ऑपरेशन में यह है परमिशन की बात है, जैसे हम कहते हैं नो परमिशन नो फ्लाई, मतलब अगर परमिशन नहीं है तो आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। रेड जोन है तो वहां पर नहीं ले जा सकते ड्रोन को। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। फिर SOPs में मैंने चाहे पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन है, चाहे आपका न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन है, हम लोगों ने ये प्रोविजन रखा है कि टेक्नोलॉजी के यूज करने के पहले क्या ध्यान करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करते समय क्या ध्यान करना है, और टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद भी क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत जरूरी हो जाता है किसान भाइयों आपके लिए समझने के लिए और ऑपरेटर्स समझने। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग ड्रोन के ऑपरेशन की, और जो पेस्टिसाइड या न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन उसका एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेनिंग भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो यूथ हैं वो इस को एक चैलेंज के रूप में लेंगे, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम मानेंगे। और मेरी बड़ी अभिप्सा है इस बात की कि किसान, जो यूथ किसान है, जिसमें हमें चैलेंज है कि यूथ एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ड्रोन टाइप की जो टेक्नोलॉजी है ये ऐसे हमारे यूथ को इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की एक अपॉर्चुनिटी देगी और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसको भी जो है उसका भी एक जवाब होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला समय कृषि ड्रोन का होगा। इससे जहां खेती में आ रही कई समस्याओं का त्वरित समाधान मिल सकेगा, वहीं पैदावार में भी इजाफा होगा। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से
फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे जो किसान हैं वो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को अपनाए हुए हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं। लेकिन इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है अगर हम समय समय पर हमारे वैज्ञानिकों या फिर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे ही व्यवसाय के बारे में जिसका नाम है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एक मुनाफेदार व्यवसाय है, लेकिन आपको मुनाफा तभी मिलेगा जब आप इसकी बारीकियों को समझेंगे। साथ ही बता दें आपको कि हमारे देश की सरकार भी इसमें आपका सहयोग देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आइए इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन पर। हमारे देश में कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों का दायरा बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है किसानों की आय, जिन्हें सफल बनाने के लिए सरकार की योजनाएं भी भरपूर सहयोग कर रही हैं। कृषि से जुड़े व्यवसायों में मधुमक्खी पालन भी काफी उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वेनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। इतनी खूबियों वाले व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार एक और पहल कर रही है, जिसके तहत 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। मीठी क्रांति शहद उत्पादन में वृद्धि पर जोर देने के लिए एक रणनीतिक कदम राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन 102 प्रोजेक्ट्स को 133.3 करोड़ के वित्त पोषण की स्वीकृति दी गई। इतना ही नहीं, बाजार में शहद को लाने से पहले शहद की ठीक से जांच हो, इसीलिए देश में अनेक जगह लैब बनाई गई है। साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा किसान खुद भी अपनी तकनीकें अपनाकर इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं। मधु व्यवसाय केवल मीठे शहद के लिए नहीं है, इसने अपने दायरे में काफी इजाफा किया है। वर्तमान में बाजार में मधुमक्खी पराग, मधुमक्खी का मोम, मधुमक्खी का जहर, एक विशेष प्रकार का पौधा यानी प्रोपोलिस का पता लगाने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाने लगा है। वर्तमान में NBHM का उद्देश्य देश के सभी हिस्सों में शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाना है और इसके लिए मधुमक्खी पालकों के 100 FPO केंद्र के रूप में काम करेंगे। पूरे देश में NBHM योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और मधुमक्खी पालकों और मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े अन्य हितधारकों को लाभ देने पर जोर दिया। मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने के लिए ये सलाह दी जा रही है कि शहद के उत्पादन के साथ साथ अन्य मधुमक्खी उत्पादों का भी उत्पादन किया जाना चाहिए। वर्तमान में देश में 25 AICRP केंद्र हैं, जो मधुमक्खी पालन और परागण में अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वहीं नेफेड मधुमक्खी पालकों व शहद प्रसंस्करणकर्ताओं के 65 समूह यानी किसान उत्पादक संगठन बना रहा है। ये 65 FPO उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाले हनी कॉरिडोर का हिस्सा होंगे। नेफेड का लक्ष्य शहद उत्पादन से जुड़े इन सभी 65 FPO को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण से जोड़ना है। इस कड़ी में नेफेड ने 5 FPO का पंजीकरण पहले ही कर लिया है। इसके अलावा ट्राइफेड पहले से ही देश के आदिवासी हिस्सों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और जंगली शहद की खरीद में शामिल है। ट्राइफेड ने 2020-21 के दौरान विभिन्न देशों को 115 लाख रुपए के शहद का निर्यात भी किया है। सरकार के इस चहुं ओर प्रयासों से मधु के क्षेत्र में सुखद विकास होना लगभग तय है।
कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सितंबर माह में वातावरण के तापमान में उतार चढ़ाव से पशुओं को सुरक्षा दें। पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करें और रात के समय ठंड से बचाने के लिए पशु को शेड के नीचे बांधें। बारिश के मौसम में पशुशाला में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे संभावित बीमारियों पर काबू पाया जा सके। इस समय बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर फर्श व दीवारों पर चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी रुकने न दें, जिससे रक्त परजीवी जैसे थाइलेरिया, ट्रिपेनोसोमा, बवेसिया पर अंकुश लगाया जा सके। ये परजीवी मच्छर, कीट व चिंचड़ के द्वारा फैलते हैं। पशु को परजीवी नाशक दवा का घोल अवश्य पिलाएं। पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य करवाएं और मेमनों को इंटेरोटॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं। नमी जनित रोगों की रोकथाम के साथ साथ गला घोटू और लंगड़ा बुखार के नियंत्रण के लिए पशु को टीके लगवाएं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सक से संपर्क करें। इस मौसम में मिलने वाला हरा चारा पशु को सीधे ना दें, इससे अफारा हो सकता है। चारा देते समय उसमें सूखा चारा व दाना भी मिलाएं। साथ ही पशु को बाहर चरने ना भेजें। इस समय चारे की अधिकता का लाभ उठाएं और हरे चारे से साइलेज बनाएं, जो विपरीत मौसम में काम आएगा। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे किसानों की यानी कि आप सभी की आय दोगुना ही नहीं बल्कि 4 गुना तक बढ़े, इसके लिए हमारे देश की सरकार निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और उसी में एक कदम है प्राकृतिक खेती। जी हाँ, हमारी सरकार द्वारा जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं और इसे अपने लिए मुनाफेदार बनाएं। ऐसा कुछ कर भी दिखाया है हमारे किसानों ने। आइए हमारे कामयाब किसान की दास्तान सेगमेंट में एक ऐसे ही किसान से मुलाकात करते हैं। प्राकृतिक खेती भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की कम होती उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए प्राकृतिक व जैविक खेती ही ऐसे विकल्प हैं जिससे बिगड़ते हालात को काफी हद तक संभाला जा सकता है। यही वजह है कि ज्यादातर किसान वापस उसी राह पर चल रहे हैं जो प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही एक किसान हैं उत्तर प्रदेश के हरिशंकर सिंह, जिन्होंने न सिर्फ प्राकृतिक व जैविक खेती को अपनाया बल्कि इसका दायरा बढ़ाने में भी सफल रहे हैं। हवा में तैरती ये आवाज है हरिशंकर सिंह की, जो लाउड स्पीकर पर किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हरिशंकर जी समय समय पर कृषि और मौसम से जुड़ी जानकारी भी किसानों से साझा करते हैं। पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हरिशंकर सिंह जी बताते हैं कि जैविक खेती की तरफ जब उनका रुझान बढ़ा तो शुरुआत में उन्होंने आधे एकड़ खेत में प्रायोगिक तौर पर खेती करना शुरू किया। शुरुआत में ही मिली भरपूर फसल से प्रभावित होकर हरिशंकर जी ने अपने 12 एकड़ की जमीन पर प्राकृतिक खेती कर दायरे में इजाफा किया। इस उपलब्धता को उन्होंने बाकी किसानों से भी साझा किया और उन्हें भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। इस तरह तैयार की गई फसलों और उत्पाद को हरिशंकर सिंह जी ने ऊंचे दामों पर बेचा। उपभोक्ता भी इनके उत्पाद लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि लोग अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए जैविक उत्पादों को ही पसंद कर रहे हैं। मुंबई से 30 साल पहले आए हरिशंकर जी ने सबसे पहले मिट्टी का स्वास्थ्य जांचा
और पाया कि खेती के पहले मिट्टी का स्वास्थ्य संभालना होगा, जो प्राकृतिक खादों से ही संभव था। इसके बाद उन्होंने अपने खेतों में गेहूं, सरसों, चना, अलसी, अरहर जैसी फसलों की उन्नत पैदावार ली। इसके पीछे इनका खुद का बनाया जीवामृत है, जो गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाया जाता है। वो बताते हैं कि जीवामृत बुआई और सिंचाई के समय सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसा करने से पोषक तत्वों की पूरी मात्रा फसल को मिलती है। वहीं वो अपने खेतों में जीवामृत खाद के लिए, बीजामृत बीजोपचार के लिए, जैविक कीटनाशक जैसे लहसुन, मिर्च, नीम और अदरक से बना घोल कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि मुंबई से 30 साल पहले जब मैं आया तो उसके बाद जब मैं खेती से जुड़ा तो मैंने ये पाया कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, जो कि हम जीवांश कार्बन प्रतिशत से ये देख पाते हैं कि पूरे पूर्वांचल का 0.2-0.3 पर ही आके रुक जा रहा है, जबकि इसको 1 तक जाना चाहिए, 0.8 तक होना चाहिए। तो मैंने जब इसको अपनाया तो मिट्टी का मेरा जो स्वास्थ्य था, आज मैं अगर मृदा जांच करवाता हूँ तो उसमें 0.7-0.8 ये जैविक कार्बन प्रतिशत आता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य तो बढ़ा है ही और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। जैविक खेती के जो भी मेरे उत्पाद हैं, जैसे मैं सरसों का तेल है उसको मैं 200 रुपये लीटर बेच पाता हूँ। और एक ग्राहकों का ही मुझे फीडबैक आता है कि वो कहते हैं कि भैया मतलब जहाँ हम पहले जो तेल उपयोग में लेके आते थे और आपका तेल उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो वो रसोई ही बता रहा है कि आपका तेल बेहतर है, इसलिए वो 200 रुपये लीटर 130 की जगह 200 रुपये लीटर पे कर रहे हैं। गेहूँ है तो 30 से 35 रुपये किलो बिक जाता है, चना है 100 से 120 रुपये किलो बिक जाता है। ये निश्चित तौर पर जो जैविक खेती है, जो कि रासायनिक खाद से और रासायनिक कीटनाशक से तो बिल्कुल ही 100% ये मुक्त है। और इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से अपना प्रमाणीकरण भी करवा लिया है। तो ये एक सोने में सुहागा जैसा हो गया है। 200 लीटर जीवामृत हम प्रति एकड़ बड़े आराम से इसको बुआई के समय और हर सिंचाई के समय हम इसको उपयोग में लेके आ सकते हैं। बीजामृत जो बनता है उससे हम बीज शोधन कर लेते हैं, और जो हम नीम की पत्तियां, लहसुन, अदरक और मिर्च वगैरह का जो घोल है उससे हम कीटनाशक बनाकर हम कीटों का नियंत्रण भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जल संरक्षण के लिए तो मतलब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे जो मैंने अपने घर पे भी वर्षा जल संरक्षण के लिए पाइपलाइन लगाया हुआ है, जो कि सीधे जा रहा है पानी कुएं में नीचे गिरने के बजाय। और खेत में भी हमने मेड़बंदी करवाया ताकि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे। सिंचाई के लिए भी हमने स्प्रिंकलर का उपयोग किया है और प्राकृतिक खेती को अपनाया है ताकि पानी कम लगे और मिट्टी में जल स्तर बढ़ता रहे। हरिशंकर जी जल प्रबंधन के लिए भी बेहतर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया है। इसके साथ ही फसलों की सिंचाई के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की बचत हो सके। खेती के साथ पशुपालन को वो उम्दा विकल्प मानते हैं। वो मानते हैं कि 10 एकड़ खेत के लिए एक गाय काफी है। गाय के गोबर से बायोगैस प्लांट से खाद मिलती है, जो प्राकृतिक खेती के लिए बेहद जरूरी है। वो इन सब बातों के लिए गांव के बाकी किसानों को भी जागरूक करते हैं। किसानों के साथ बैठकर खेती और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। हरिशंकर जी नई जानकारियों के लिए खेती से जुड़ी किताबों का अध्ययन भी करते हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक लाइब्रेरी बनाई है। इन नवीन जानकारियों को वो लाउड स्पीकर से किसानों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए वो गांव में आदर्श किसान माने जाते हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। 15-20 साल से हरिशंकर सिंह जी को देख रहा हूँ और उनके साथ जो भी छोटे मोटे शिविर, किसान गोष्ठी या तो जो भी रहता है जाता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपना किसान रथ भी लिए हैं और जाके हम लोगों को गांव-गांव में अपने साइकिल द्वारा घूम के बताते भी हैं कि आज किस जगह किसान संगोष्ठी है और कौन कौन से बीज गेहूं के बोने चाहिए और जैविक खेती के बारे में हम लोगों को बताते हैं। हरिशंकर जी खेती के प्रति हम लोगों को देसी गाय पालने के लिए कहते हैं और उसके मल मूत्र से जैविक खाद तैयार करने के लिए बताते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। दोबारा कार्यक्रम देखना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
गुलाबी नगरी जयपुर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ।